सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के ज़रिए हम आपको क्लास 10 की मैथ की जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चैप्टर में चूँकि एक्सरसाइज बहुत होते हैं, तो जो उसकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, ये मैथ का पहला चैप्टर है। तो वास्तविक संख्याएं में चूँकि एक्सरसाइज बहुत है, इसलिए इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं वो है 1.1। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न 1 क्या है। तो अगर आप प्रश्न 1 को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आशा है कि आप लोग अभाज्य संख्याओं से पहले से परिचित होंगे। अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम सॉल्व करना सीखेंगे जल्दी से। तो इसकी पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है नंबरों को, और वो नंबर है, पहला नंबर है जैसे कि 140, अगला नंबर दिया हुआ है 156, नंबर 3 है 3885, और नंबर 4 है 5005। यानी इन नंबरों को हमें लिखना है किस रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। यानी हमें इसे तोड़ना होगा। हम एक उदाहरण से आपको समझाएंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो अगर हम हल पे जाएं इसकी, तो हल पे हम 140 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुना 70 है ना। हम ये भी लिख सकते हैं ना, 2 गुना 35। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7। तो हम 140 को इन तीनों तरीकों से लिख सकते हैं। तो क्या इसमें से इसकी हल कौन सी है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम एक बार यहाँ लिख देते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ताकि आपको ध्यान में रहे वीडियो देखते देखते। तो एक्चुअली क्वेश्चन है कि हमें इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में, गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो अब हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, अब समझते हैं। तो हमने अभी ये बोला कि शायद आप लोगों को अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होगा। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो सिर्फ अपने से और एक से, यानी खुद से और एक से ही विभाजित होती हैं, कटती हैं, बाकी किसी दूसरे संख्याओं से नहीं। तो अभाज्य संख्याओं का उदाहरण है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे संख्याओं के देखेंगे तो ये सिर्फ एक और ये खुद से ही विभाजित होती है, बाकी किसी और दूसरी संख्याओं से नहीं। तो हमने ये कहा कि हमें 140 को 140 को 156 को 3825 को और 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो अब चलिए इसे देखते हैं कि हमने जैसे 140 को 2 गुना 70 के रूप में लिखा, तो क्या हमने इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा है। तो इसमें जो है 2 अभाज्य संख्या तो है, लेकिन 70 अभाज्य संख्या नहीं है। लगा देना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 140 को जैसा कि हमने लिखा 2 गुना 70, तो 2 तो अभाज्य है लेकिन 70 भाज्य है। इसका ये मतलब है कि इसको हमने गुना के रूप में, गुणनफल के रूप में सही लिखा है, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल नहीं है। इसमें अभाज्य नंबर सिर्फ नहीं है,
अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का ये मतलब होगा कि उसमें सिर्फ गुणनफल में अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। अब चलिए इसको देखते हैं। यहाँ है 2 2, यानी ये तो अभाज्य है लेकिन 35 भाज्य है। इस तरीके से ये भी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। बट अगर यहाँ देखें तो 2 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, और ये तीनों को अगर हम गुना करें तो 140 आना है। इसका ये मतलब है कि ये सही है, गुणनफल भी सही है, और इन गुणनफलों में इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 140 को अगर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाए तो 2 2 बार, 2 की पावर 2 मतलब 2 2 बार, 5 एक बार और 7 एक बार, यानी हम इस रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा हल है, ध्यान रखें। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को यहाँ समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 वो है 156। अब हम 156 को भी कई तरीके से लिख सकते हैं, तो हम उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सोल्यूशन पे आते हैं, डायरेक्ट हल पे आते हैं। तो 156 को क्या करना है? अच्छा, आप जिस नंबर को इजीली मल्टीप्लाई या गुणनफलों के रूप में ना लिख सके तो आप जाके लॉसो निकालें। क्या करें? लॉसो निकालें, यानी इंग्लिश में बोले तो एलसीएम। तो 156 को हम क्या करेंगे? लॉसो निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटे नंबरों से विभाजित करना। तो चूंकि ये सम संख्या है तो 2 से पहले इसको जाना है, ठीक है। 7 दूनी 14 एंड एक बचेगा, 8 दूनी 16। फिर सम संख्या है तो 2 से जाना है, 3 दूनी 6 और फिर एक 9 टू 18। ये 3 से जाना है, 3 1 3, 3 3 9। आप अगर देखें तो 13 लास्ट में अभाज्य है और ये किसी से विभाजित नहीं होगी। तो इसका ये मतलब है 156 को हम अगर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना चाहे तो इसमें 2 2 बार, 3 एक बार और 13 एक बार आएगा। तो इसका सोल्यूशन 156 का सोल्यूशन है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, 13 की पावर 1। इस तरीके से अगर हम नंबर 3 को देखें तो नंबर 3 है 3825। तो 3825 अगर आप इसको ना सके तो इसके भी एलसीएम कहीं पर लें, 3825। तो आपको विभाजन रूल जो है वो पता होनी चाहिए ताकि आप किसी भी नंबर को जल्द से जल्द ट्राई करके देखें कि ये 2 3 4 5 6 7 8 9 से विभाजित हो रही है या नहीं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है, 0 है तो 5 से जरूर कटेगी। तो सबसे पहले हम 5 से ही विभाजित कर लेते हैं। 5 6 35, 3 5 6 30 एंड 2 5 5 अगेन 5 से हम कर सकते हैं। 5 1 5, 2 5 5 25 एंड 1 5 3 जा। तो अगर हम देखें तो 5 3 8 और 9, अगर हम इन तीनों अंकों को जोड़े तो 9 आता है जो 3 से कटेगा। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 1 6, फिर से 3 से 3 17 जा। अब ये 17 जो है अभाज्य संख्या है, तो देखा जाएगा आप इसको सही से लिखें, यानी आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में इसको सजा दें। जैसे देखा जाए तो 3825 को अगर हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना चाहें तो 3 2 बार, 5 2 बार और 17 एक बार। तो हमने इसे सेट किया तो 3825 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5005। तो ये भी एक बड़ी संख्या है, तो हम इसको क्या करें, कहीं एलसीएम करने की कोशिश करें। आपको कैलकुलेशन में फास्ट बनना होगा। अगर कैलकुलेशन में फास्ट ना हो तो आप काफ़ी देर तक इसे सोचते रहेंगे और फिर जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने अभी जस्ट बताया कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 है या 0 है तो वो 5 से ज़रूर विभाजित होंगी। तो 5 1 5, 0 0 5 1 5। अगर हम फिर इसको गौर करें तो ये नंबर क्या आपको 7 से विभाजित होने का रूल पता है या नहीं? पता नहीं। अगर हम 1 और 1 यानी घटाए तो 0 हो जाना है, तो ये पक्का 7 से जाना है। 7 कम 7, 3 बचेगा, 4 से 28, 2 बचेगा। अगर फिर हम इसको गौर करें तो 11 से पक्का जाना है। ये कैसे? एक को छोड़कर आप ऐड करें, जैसे
एक तीन चार, 4 - 4 0, तो 11 से जाएगा, 11 हो जाएगा। 3, आप देखिए तो 13 अभाज्य संख्या और ये किसी नंबर से विभाजित नहीं होंगी। इसका मतलब है अगर हम 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना चाहे तो ये होगा 5 एक बार इंटू 7 एक बार और 11 एक बार और 13 एक बार। तो एक की पावर आप दे या ना दे, अगर कोई नंबर सिर्फ ऐसे ही लिखा है तो इसका मतलब है उसकी घात 1 है। तो ये ज़रूरी नहीं है, बट आप यहाँ बताना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा कि एक्सरसाइज 1.1 की जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जैसे 140, 156, 3825 और 5005 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप अपने बुक्स में, अपनी किताब में ज़रूर पढ़ सकते हैं। ये है कि कुछ युग्म है, नंबरों का, संख्याओं का युग्म है, जिसे आप क्या करना है, HCF और LCM यानी मॉसो और लॉसो निकालना है और फिर जांच भी करना है। जांच करके ये बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF और उसके LCM के गुना के बराबर होता है। तो क्वेश्चन को हम पूरा नहीं लिखेंगे और ब्रीफ में हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालना है HCF इंटू LCM और फिर क्या करना, और जांच भी करनी है। जांच में क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर है A और कोई नंबर है B, अगर हम इन दोनों को गुना करें और A और B का आप HCF निकालें और A और B का LCM निकालें, तो इधर A B को आप गुना करेंगे, जो भी संख्या आपको मिलेगा, और फिर इधर उसकी जो HCF और LCM है अगर आप उसको गुना करेंगे, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो फिर इसे जांच करके पता करनी है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी किताब में 26 और 91 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92, 92। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 336 और 54, 54। तो इसमें करना क्या है, चलिए समझते हैं। तो 26 और 91 का, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 26 और 91 का आपको पहले HCF और LCM निकालना है। उसके बाद फिर आपको जांच करके देखना है। 26 और 91 अगर देखा जाए तो यहाँ A और B है, हमने जो यहाँ A और B दिखाया तो A और B है। तो 26 और 91 को गुना कर लेंगे और फिर इसकी जो HCF और LCM उसको भी गुना कर लेंगे, फिर जांच भी हो जाएगी। इस तरीके से हम 510 और 92 को और 336 और 54 को भी कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हल करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी संख्या का LCM और HCF कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, 26 को आप लिखें और 26 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दें LCM के जरिए। तो हम एक एग्जाम्पल देकर आपको दिखा देते हैं। अगर 26 को हम निकालना चाहें तो 2 गुना 13 आएगा। तो आप यहाँ सिंपली लिख दें 2 गुना 13, ठीक है। फिर 91 का इसी तरह आप निकाल लें रफ में। तो 91 को अगर जब आप निकालेंगे तो 7 गुना 13 होगा। तो इसको आप लिख देंगे 7 गुना 13। तो सबसे पहले हम निकालते हैं HCF। तो अगर आप HCF निकालने की कोशिश करें तो HCF बड़ा सिंपल है कि ये दोनों में जो कॉमन है, जैसे 13 कॉमन है तो ये इसकी HCF है, ठीक है। और दूसरी नंबर तो कॉमन नहीं है, तो HCF निकालना काफ़ी इजी है। तो चलिए अब LCM को सीखते हैं। LCM कैसे निकाला जाए। तो देखिए इस पूरे कैलकुलेशन में 26 और 91 को अगर आप मिलाएं यहाँ पर, तो आपके पास जो नंबर है 26 में जैसे 2 है, 13 है। इस तरीके से 91 में है 7 और 13।
तो आप एक तेरह, इन तेरहों में से सिर्फ एक तेरह मिलेगा, यानी नंबर जो हमारे पास है 2 है, 13 है और 7 है, 2, 7 और 13। तो 2 को देखना है कि मैक्सिमम कितना बार है। तो यहाँ तो एक ही बार है तो 2 लिख देंगे, अधिकतम एक ही बार है। 7 कितनी बार है, एक ही बार है, और 13 भी एक ही बार है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो 2, 7 और 13 को अगर गुना करते हैं तो 182 है। अब चेक कर लेंगे, 1791 और फिर 2, 182। ठीक है, तो अब इसे जांच कैसे किया जाए। अब हमारे पास HCM और LCM तो है, लेकिन हम इसकी जांच कैसे करें, तो चलिए समझते हैं। तो जांच को हम दिखाना चाहते हैं कि जांच में आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, जांच में पहले आप क्या करें कि A गुना B लिखें। तो A गुना B, वो है हमारा 26 गुना 91। ठीक है, तो 26 गुना 91 अगर आप गुना करेंगे तो आपको 2366 आएगा। इस तरीके से जांच में हम देखेंगे कि HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, तो HCF है हमारा 13 गुना 182। तो अगर इसको भी मल्टीप्लाई करके आप चेक करेंगे तो 2366 ही आएगा। तो इसका ये मतलब है कि A गुना B जो आया है HCF गुना LCM भी सेम है। तो जांच में ये सत्यापित हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल को हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, A गुना B बराबर HCF उस नंबर का और LCM उस नंबर का गुणनफल बराबर होगा, सत्यापित। इसी तरीके से आप 510, 92 और उसके बाद 336 और 54 को ट्राई कर लेंगे, ये आपके लिए है। चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करें। तो ऐसे ही क्वेश्चन थी क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन इसमें खेल जो है ये है 3 नंबरों का। जैसे कि क्वेश्चन सेम है, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ 3 नंबर है, तो क्या इसमें डरने की कोई बात है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 17, 23 और 29। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, 8, 9 और 25। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। हमने बोला सेम प्रोसेस में हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि 12 का आप क्या निकाल दें, अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि 2 इसमें 2 बार आएगा, 2 गुना 2 4, गुना 3 एक बार। ठीक है, 15 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, 3 एक बार आएगा और 5 एक बार आएगा। इसी तरीके से आप 21 को अगर लिखने की कोशिश करें तो 3 एक बार और 7 एक बार। तो हमने पहले भी बताया कि HCF निकालना काफ़ी आसान होता है। इन तीनों में देखा जाए तो सिर्फ 3 ही कॉमन है, तो HCF हो गया हमारा 3। अब LCM के बारे में बात करते हैं। हमने बोला कि अगर इन तीनों में देखा जाए तो कौन कौन सा अलग अलग डिजिट है, पहले इसको चेक करें। 2 आया है, 3 है, 5 है और 7 है। करना क्या यहाँ पर, 2 मैक्सिमम कितनी बार है, 2 2 बार है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। 3 सब में एक ही बार है तो मैक्सिमम एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है। अब इसको क्या कर ले, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 2 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो जैसे 3 5 15 चौके 60, 420। ठीक है, तो 420 आ गया। तो अच्छा ये ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जांच नहीं करनी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको HCF और LCM निकालनी है। तो ये क्वेश्चन डन है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 और 29 को निकाल लेंगे, 8, 9 और 25 को भी निकाल लेंगे। आई होप कि आप इसे आराम से कर लेंगे। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर ये कहा जाए तो ये क्वेश्चन है कि HCF है और ब्रैकेट में है 306 657, मतलब A है और ये B है, फर्स्ट वाला A और B, यानी दो अलग अलग नंबर है जिसकी HCF है। इन दोनों की HCF दी गई है आपको कि 9 है और इसका निकालना है आपको LCM। तो याद रखें, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कितना इजी है इस क्वेश्चन का। मतलब ए और बी दिया है, HCF भी दिया है, एलसीएम निकाल रहे हैं, यानी 4 राशियों में से 3 राशि दी गई है, एक नहीं, तो आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसकी हल कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ए क्या है। ए दिया है 306, बी है हमारा 657, HCF अब हम वहाँ बार बार लिखेंगे नहीं, HCF है 9 और LCM क्या है 1, यानी इन दोनों को अगर आप HCF निकालें तो 9 आएगा। तो LCM क्या है, इसको चलिए सीखते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि अगर A गुना B करें तो HCF गुना LCM होगा, अभी ही जस्ट हम लोग बना कर आए हुए हैं। तो A और B में तो दोनों अवेलेबल है हमारे पास, 306 गुना 657 और HCF है 9 और LCM नहीं है। तो अगर आप देखें LCM को अगर रखने की कोशिश करें तो 306 गुना 657 बाई 9, तो ये नंबर तो 9 से कटेगा डेफिनेटली, 9 3 जा 27, 3 9, तो हमारे पास है 34 गुना 657। तो अगर 34 और 657 को आप गुना करेंगे तो आपका करीब 22 33 8 आएगा। आप एक बार इसको चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं अतः कि जो LCM है किसका 600 सॉरी HCF जो है LCM जो है 306 और 657 का ये है 22 33 8। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक शून्य, यानी ये 0 है, शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। समाप्त हो सकती है तो जांच करना है। पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन है क्या। तो कहने का ये मतलब है कि कोई नंबर है 6 टू द पावर n, तो n कोई नंबर है, ठीक है, प्राकृतिक नंबर है। जैसे एक से आप ले सकते हैं 1 2 3, यहाँ पहले ही बता दिया गया कि किसी प्राकृतिक संख्या n कोई प्राकृतिक संख्या है, यानी n क्या हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ऐसे करके आप जहाँ तक जाएं अनंत को। तो अगर हम ट्राई करें कि 6 टू द पावर 1 तो वैल्यू आया 6, 6 टू द पावर 2 तो वैल्यू आएगा, मान आएगा 36, 6 टू द पावर 3 तो 216। तो कहने का ये मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि n का कोई ऐसा नंबर आप रखिए 6 10 12 कुछ भी रख के देख लें, तो क्या जो अंतिम अंक है जिसको हम इकाई अंक कहते हैं, क्या वह शून्य हो सकता है, 0 हो सकता है, क्या ऐसी संभावना है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, शून्य है या शून्य पर ख़त्म होता है, तो उसके लिए क्या कोई नियम है जिसे हम जान सकते हैं। बिल्कुल है, चलिए इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल
उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 10। तो 10 को अगर आप अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए तो 2 और 5 मिलेगा आपको। चलिए ठीक है। इस तरीके से अगर हम 20 लें तो ये आएगा 2 गुना डेफिनेटली ठीक है। आप अगर 30 लें तो ये क्या आने वाला है 2 गुना 3 गुना 5 ठीक है। और कोई नंबर लें 40 तो ये क्या आना 2 गुना 5। चलिए ऐसा और कोई नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल 150। तो इसमें क्या आना है 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 पहले 15, फिर अगर हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 यानी 2 गुना 3 गुना 5 दो बार। तो आप देखेंगे कि कोई भी नंबर जिसके अंत में जिसका इकाई अंक शून्य है, जीरो है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, दोनों का आना अनिवार्य है। वो एक जोड़ा में आए, एक युग्म में आए, 2 में आए, जितना भी आए, बट कम से कम 2 गुना 5 एक बार उस गुणनफल में, उस गुणनखंड में जरूर आनी चाहिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर फिर जीरो पर समाप्त नहीं होगी, इकाई अंक उसका जीरो नहीं होगा। तो पहले ये करते हैं, हमको यहाँ पावर से क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि घात से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास जो 6 है, अगर हम पहले इसको क्या करें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने की कोशिश करें तो 2 गुना 3 है। तो हमने अभी ये बोला कि अगर किसी भी संख्या को शून्य पर खत्म होना हो, समाप्त होना हो, तो उसके गुणनखंड में 2 के साथ 5 का आना अनिवार्य है, 5 के साथ 2 का आना अनिवार्य है। बट 6 को अगर हमने गुणनखंड के रूप में लिखा तो यहाँ सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे 3 है, कोई भी अभाज्य संख्या आ सकती है, लेकिन यहाँ 2 तो है, 5 इस बार नहीं है। इसका ये मतलब है कि 6 टू द पावर n, आप n का कोई भी पावर रख दे, 1 2 3 4 5, जो भी 100 1000 जो भी आपको रखना है रख लें, ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये बात रही रफ में समझने की। तो आपको कॉपी में कैसे हल करना है, चलिए इसे समझते हैं। तो कॉपी में हल करने के लिए आप तरीके से लिखेंगे, हम क्वेश्चन को हमने लिख दिया था, आप मैं सीधे हल कर रहा हूँ कि यदि कोई संख्या अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है, तो वह 10 से विभाजित होती है। 10 से विभाजित होती है यानी 2 गुना 5 से विभाजित होती है। इसी को हम ये कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में इसका मतलब इस संख्या के गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है यानी अनिवार्य है। अर्थात हम नंबर में लिख सकते हैं कि 10 बराबर 2 गुना 5, यानी 2 और 5 का होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले 6 टू द पावर n का हम अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 और ब्रैकेट के ऊपर n लिख देंगे यानी पावर
तो इसका मतलब है 2 का पावर n और 3 का पावर n, अगर आप अलग अलग से लिखना चाहें तो इसमें देखा जाता है कि 6 टू द पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड है, कि अभाज्य गुणनखंडन में क्या नहीं है, 5 नहीं है, गुणनखंडन में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए 6 टू द पावर n ये नंबर जो है 5 से विभाजित नहीं होगा। अतः हम यहाँ सीधे सीधे कह देंगे कि अतः किसी भी प्राकृतिक या प्राकृत संख्या n के लिए, चाहे n का मान कुछ भी आप रख दें, n के लिए संख्या ये जो है अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसका ये हल था। अभी आपकी किताब में अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो 6 क्या है, सिक्स में अगर आप पढ़े क्वेश्चन नंबर 6 तो ये है कि व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, यानी इनको आप हल करने का जो भी निकालें तो ये भाज्य संख्याएं होंगी। क्यों, इसका आपको कारण बताना होगा। भाज्य संख्याएं हैं क्यों, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हल करना जरूरी नहीं है, पहले क्वेश्चन को आप समझ लें। यानी 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 को आपका जो भी आंसर आए, और इधर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 जो भी आए, ये दोनों ही भाज्य संख्या होंगी। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, तो 4 को देखें, ये 1 से कटेगा और 4 से भी, यानी अपने से और 1 से तो विभाजित हो ही रहा है, लेकिन ये साथ में 2 से भी कटेगा। ठीक है, तो ऐसी और भी नंबर है, आप देख सकते हैं। तो ये भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए अब समझते हैं। तो इसे समझने के लिए, इसे बनाने के लिए हम इसको हल कैसे करें। सबसे पहले ये बात आप कॉपी में जरूर लिख लें कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। इसका ये मतलब है कि भाज्य संख्याओं को काटने वाली संख्याएं 2 से ज़्यादा होती हैं, भाजक होते हैं। तो जो नंबर है पहला, ये है हमारा 7 गुना 11 गुना 13। पहले इसका सलूशन करना होगा कि भाई इसको
हल करने पर क्या नंबर आना है, तो आप देखें यहाँ पर क्या आता है। तो दोनों में क्या है हमारा 13, 13 कॉमन के रूप में है, तो 13 हमने बाहर निकाला, इसका बचा 7 गुना 11, और इधर से 13 जब गया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम अंदर सॉल्व करें तो 7 11 77 प्लस 1 78 आएगा। तो ये जो भी संख्याएं हैं, फिर 78 को आप देखें यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 13 गुना 13 गुना 6। तो 78 को हमने किस रूप में लिखा, 13 गुना 13 गुना 6। ठीक है, चलिए और समझते हैं। अगर हम और आगे बात को बढ़ाएं तो 13 गुना इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो हमने अभी जस्ट लिखा कि भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिसमें 2 से अधिक भाजक होते हैं, यानी एक के अलावा और खुद के अलावा और भी नंबर उसमें और भी भाजक हैं। तो क्या इसमें है 13 है 2 और साथ में 3 है, या तो 13 है 3 है और फिर 2 है। इसका मतलब है ये जो नंबर है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये भाज्य संख्याएं हैं, नहीं तो फिर यहाँ कैसे आती ये। अब चलिए इसी तरीके से हम चेक करते हैं किसको, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 को, दूसरी संख्या। तो हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं, यहाँ हम b मान के चलते हैं, ये इसको a मान लेते हैं। तो b में क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो देखिए यहाँ 7 से लेकर 1 तक गुना में और 5 अकेले है, तो दोनों को अगर अब ध्यान देखें दोनों में 5 है, तो इधर जो बचा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, और इधर जो बचा है वो है 1, 5 गुना 1 1 5। अब देखिए अंदर, तो अगर आप इसको हल करें 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 को, तो ये आता है 1008 और फिर प्लस 1। तो अगर हम देखें 5 गुना इसको 1008 और प्लस 1 को, तो 1009 है ना। तो अब देखिए सिंपल बात है, अभी इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 1009 भी है 5 भी है, तो एक तो आएगा ही। तो कहा ही गया था कि अगर हम एक को मिले तो 1009 और 5, अगर इसको मिला दिया जाए तो यहाँ 3 भाजक है। यानी भाज्य संख्याओं का जो परिभाषा है वो क्या है कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो अगर हम इसमें 1 लगा दें फॉर एग्जांपल आपके लिए समझने के लिए, तो यहाँ 1 भाजक 2 भाजक 3 भाजक 2 से अधिक भाजक हो जाते हैं। हम यहाँ भी समझ सकते थे, ये 13 गुना 78 में भी अगर 1 मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ से भी डायरेक्ट हम बोल सकते थे। तो सबसे पहले इस लाइन को लिखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। अगर आपसे कोई सवाल करता है तो हमने जिस तरीके से यहाँ 4 का एग्जाम्पल लिया, आप और अदर नंबर का एग्जाम्पल लेके आप उसे दिखा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एंड आई थिंक कि ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सीख लेते हैं। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ देता हूँ, आप अपनी किताब में देख लेंगे कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो कोई खेल का मैदान है और उसके चारों, मान लीजिए ये ग्राउंड है और फिर इसके चारों ओर एक रास्ता है ऐसा। ठीक है, ये रास्ता है, इसको समझे। अब इसमें होता क्या है, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ से एक चक्कर मानते हैं, तो यहाँ सोनिया है, तो सोनिया जब यहाँ इस पॉइंट ए से एक चक्कर ऐसे करके लगाती हैं पूरा, तो कंप्लीट चक्कर में उनको लगता है 18 मिनट। ठीक है, और इसी मैदान का एक चक्कर, यानी यहीं से रवि है कोई, रवि जब एक चक्कर लगाता है तो उसको सिर्फ लगते हैं 12 मिनट। रवि को लगते हैं 12 मिनट।
ठीक है। अब करना क्या है, तो मान लीजिए कि ये वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो ये दोनों का टाइम था। अब दोनों एक पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट पर, और दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि जिसको 12 मिनट लगते हैं वो पहले पहुंच जाएगा, 18 मिनट वाला बाद में पहुंचेगा। यानी रवि पहले पहुंचेगा, सोनिया बाद में पहुंचेगी। ठीक है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब ये हुआ कि ये रास्ता था, यहाँ से रवि चला, एक चक्कर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर आके 12 मिनट। अभी 12 मिनट हुआ है, तो इसको सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, तो हो सकता है वो यहाँ तक आए। ठीक है, यानी पहले फर्स्ट चक्कर में। फिर अगला चक्कर पूरा होता है तो रवि और एक बार आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर आने का मतलब है कि 24 मिनट उसने तय किया, तो 18 मिनट। और फिर अगर ये दो दूसरा चक्कर अगर लगाए तो 18 18 36 मिनट। ठीक है ना। तो 36 मिनट इसको दो चक्कर में लग जाएंगे, किसको, सोनिया को। ठीक है। अब अगला देखें, तो इसका मतलब 36 मिनट का मतलब है कि 18 और 18 36, सोनिया आके यहाँ रुकेगी दो चक्कर में, इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर जहाँ से शुरू हुआ था। तो अभी दो चक्कर में जो रवि है वो 12 12 24 यहाँ पूरा कर रहा है। ठीक है। लेकिन तब तक सोनिया तो अभी नहीं आई है ना, क्योंकि 24 मिनट ही हुआ है। तो 36 मिनट होते होते रवि और एक चक्कर लगाएगा पक्का। इसका ये मतलब है कि जो सबसे कम, यानी जो सबसे पहला समय है 36 मिनट पे है, 36 मिनट पर आ रहा है, यानी जाके दोनों 36 मिनट पर मिल जाएंगे एक साथ। बट ये तो हमने मौखिक रूप से कर लिया, समझते हुए कर लिया। तो क्या इसको हम कॉपी में कैसे बनाएं, एग्जाम की पर्पज से कैसे बनाएं, तो चलिए समझते हैं। तो इसका हल कैसे करें, आप बुक में क्वेश्चन को देख लेंगे। तो लिख देना है, कुछ बातों का उल्लेख करना जरूरी है कि रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, तो इतना ज़्यादा लिखना नहीं है। रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि जबकि सोनिया को 18 मिनट तो लगते हैं। अब एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, एक समय बाद वे दोनों अपने प्रारंभ स्थान का मतलब जहां से उन्होंने शुरू किया था स्थान पर होंगे। इसका ये मतलब है कि जो पॉइंट पर हमने यहाँ दिखा दिया कैसे करके होंगे। तो वह समय क्या होगा, तो वह समय होगा, इसके लिए क्या करना होगा, आप क्या निकालना चाह रहे हैं कि सबसे कम समय जब वो मिलेंगे, तो इसके लिए हम एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है, देखिए ध्यान से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे जो छोटा मल्टीपल है, यानी जो उसका टेबल है, जिस जो नंबर को आप पढ़ेंगे और वो दोनों से आना चाहिए, यानी ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आ जाए। यानी 12 और 18 के लिए हमको एक ऐसे नंबर की तलाश है, खोज है, जो दोनों के टेबल में आ रहा हो, सबसे छोटा हो, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहला समय हमको चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ना 12 और 18 का आप एलसीएम निकालें। 12 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 12 और 18 का एलसीएम, तो तरीका हमारे पास है कि 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, दो दो बार आना है और 3 एक बार। इस तरीके से 18 को देखेंगे तो 2 एक बार और 3 दो बार आएगा, है ना। तो यहाँ एचसीएफ तो निकालना नहीं है, अगर एलसीएम निकाले तो एलसीएम निकालने का तरीका हमने पहले ही बता दिया। इसमें 2 और 3 ही है, तो 2 मैक्सिमम 2 बार है, मैक्सिमम अधिकतम कितनी बार है वो लेना होगा, और 3 2 बार है यहाँ पर। तो 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 36। तो ये एलसीएम किसका है, मिनट का, तो 36 मिनट बाद। देखिए हमने यहाँ ओरली किया था, मौखिक रूप से किया था, और ये प्रैक्टिकली हमने देख लिया, थियोरेटिकली हमने यहाँ देख लिया।
तो हम कह सकते हैं कि अतः या इस प्रकार रवि और सोनिया रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे या होंगे। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो चुका है और मुझे आशा है कि आप सीख गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।